अब बात पाकिस्तान के उस डर की करते हैं, उस खौफ की करते हैं जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद ज्यादा दिखाई दे रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में करारी हार के बाद पाकिस्तान सरकार अपने जख्मों पर मरहम की जगह बारूद लगाने की तैयारी में है, जो कि जलेगा ज्यादा। ये फैक्ट है। पाकिस्तान ने अपना रक्षा बजट 20% तक बढ़ा दिया है। सोचिए, घर में नहीं है दाने, वो चले बंदूक चलाने। जो पाकिस्तान IMF और एशियन डेवलपमेंट बैंक से कर्ज मांगकर खाना खाता था, अब उधारी के पैसे से अपने लोगों को रोटी और दाल खिलाने के बजाय अपने गोदाम में बारूद भरने की तैयारी कर रहा है और अपनी फौजों की जेब में पैसे। सवाल है कि यह पाकिस्तान की सनक है या मजबूरी? जवाब वैसे आपको पता है, लेकिन फिर भी डिटेलिंग देते हैं। भारत के ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को जो नुकसान हुआ वो सिर्फ सैन्य नुकसान नहीं था, बल्कि वो उसकी सोच, उसकी रणनीति और उसकी सुरक्षा नीति पर करारी चोट थी। अमेरिका के इंडो पैसिफिक फोरम ने इस पूरे मामले पर गहराई से एक रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें दुनिया के कई थिंक टैंक, सैटेलाइट इमेज और एक्सपर्ट्स की राय शामिल है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय हमले में पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपनी 20% प्रॉपर्टी खो दी। UEM Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. और वो भी सिर्फ 88 घंटे में। इसके अलावा रिपोर्ट में खास तौर पर कहा गया कि पाकिस्तान ने जिन चाइनीज हथियारों का इस्तेमाल किया भारत के खिलाफ, वो नाकाफी साबित हुए। इसीलिए जो पाकिस्तान IMF के लोन पर अपना पेट भर रहा है, अब वो जनता के मुंह से निवाला छीनकर सेना के लिए हथियार खरीदने की तैयारी में है। वैसे पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर के लिए ये बड़ी जीत है, क्योंकि डिफेंस बजट बढ़ने से पाकिस्तान के सैन्य अधिकारी मोटी कमाई कर सकेंगे। सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि पाकिस्तान ने ऐसे वक्त में अपना रक्षा खर्च बढ़ाया है जब उसका कर्ज बढ़कर 76,000 अरब के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है। पाकिस्तान का तर्क है कि उसे भारत से अपनी सुरक्षा का खतरा है, लेकिन पाकिस्तान को उसकी आतंकी सोच और उसके मुल्क में गुर्बत, बेरोजगारी, महंगाई और बढ़ते कर्ज से असली खतरा है। रही बात भारत से खतरे की, तो भारत ने कभी भी पाकिस्तान के ऊपर पहले हमला नहीं किया है। यह पाकिस्तान की सैन्य सोच का नतीजा है कि दोनों मुल्क एक साथ आजाद हुए थे, लेकिन पाकिस्तान दूर दूर तक बढ़ते और फल-फूल रहे भारत के आगे कहीं नहीं टिकता है। भारत की अर्थव्यवस्था जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था IMF के पैकेज से चल रही है। पिछले कई वर्षों से पाकिस्तान की इकोनॉमी पूरी तरह उधार के पैसों पर टिकी है। उसने IMF से 25 बेल आउट पैकेज लिए हैं, जो कि रिकॉर्ड है, किसी मुल्क ने ऐसा नहीं किया, जिनकी कुल राशि करीब 44.57 अरब डॉलर है। इतनी बार बेल आउट पैकेज दुनिया में किसी देश को नहीं मिला। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक और इस्लामिक विकास बैंक भी 38.8 अरब डॉलर का कर्ज उसके ऊपर है। अपने सबसे करीबी मित्र चीन से तो पाकिस्तान ने 25 अरब डॉलर से ज्यादा कर्ज लिया हुआ है, और यूरो बॉन्ड जैसे कर्जदाताओं से 7.8 अरब डॉलर का कर्ज पाकिस्तान के सिर पर है। इसके अलावा सऊदी अरब, UAE और बाकी देशों से भी समय समय पाकिस्तान कर्ज लेता रहता है। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान के लिए कर्ज लेना अब उसकी बुनियादी जरूरत है, और कर्ज के पैसों से आतंक फैलाना उसका राष्ट्रीय ध्वज। उनका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। एयरक्राफ्ट्स उनके चले गए हैं, उनके रेडार सिस्टम वगैरह जो है नष्ट हुए हैं। तो काफ़ी पैसों की ज़रूरत पड़ेगी उनको, और ये मुझे लगता है ये मेकअप करने की एक ही तरीका है उनका, ये डिफेंस, ये अपने जो नेशनल बजट है वहाँ से ये और अपने डिफेंस के लिए पैसा लेंगे। और बेशक पाकिस्तान की बाकी ज़रूरतें पूरी ना हो, वो एजुकेशन में पूरी ना हो, मेडिकल में पूरी ना हो, साइंटिफिक एडवांसमेंट में पूरी ना हो, लेकिन आर्मी की ज़रूरतें पहले पूरी होंगी और उसके बाद बाकी देश की देखभाल होगी। पाकिस्तान भारत के खिलाफ आतंकी साजिशें करता रहता है, ये पूरी दुनिया जानती है, और पिछले कुछ सालों से तुर्की पाकिस्तान का पार्टनर इन क्राइम भी बन चुका है। ऑपरेशन सिंदूर में दुनिया ने देखा कि आखिर किस तरह पाकिस्तान ने तुर्की के ड्रोन से भारत पर हमला किया था, लेकिन भारत के एयर डिफेंस के आगे ये ड्रोन फेल साबित हुए। तुर्की के राष्ट्रपति तैयब अर्दोगान के दिल में भारत के लिए जहर भरा है, और वो इतना है कि वो भारत के खिलाफ बड़ी बड़ी साजिशें रच रहे हैं। भारत विरोध में राष्ट्रपति अर्दोगान ने सारी हदें क्यों पार कर दी? क्या दुनिया में कट्टरता के मास्टरमाइंड अर्दोगान है? आज हम फिक्र की
फाइल में इसे डिकोड करेंगे। एक खुफिया रिपोर्ट सामने आई है। इस टॉप सीक्रेट रिपोर्ट में पता चला है कि तुर्की बांग्लादेश के इस्लामी कट्टरपंथी संगठन जमात इस्लामी को पैसा दे रहा है। मतलब जिस कट्टरपंथी संगठन ने बांग्लादेश में तख्ता पलट किया, जिसने सैकड़ों बेगुनाहों का खून बहाया, जिसने बांग्लादेश से उसकी पहचान और उसके अतीत को मिटाने की कोशिश की, वो जमात इस्लामी अचानक एर्दोगान के लिए बहुत प्रिय हो चुका है। यह एर्दोगान का वो भारत विरोधी प्लान है जिससे तुर्की भारत के पूर्वोत्तर राज्यों तक आतंक फैलाना चाहता है। आज इस खबर की इतनी चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि हाल ही में बांग्लादेश में सुप्रीम कोर्ट ने जमात इस्लामी के चुनाव लड़ने पर लगी रोक हटाई। यानी हम कह सकते हैं कि बांग्लादेश में अगले वर्ष होने वाले चुनाव में जमात इस्लामी के आतंकी भी चुनाव लड़ते नजर आ सकते हैं। अगले वर्ष बांग्लादेश का प्रधानमंत्री एक आतंकी भी चुना जा सकता है। देखिए, सूत्रों के मुताबिक खुफिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि तुर्की जमात के आतंकियों को हथियार दे रहा है, तुर्की जमात को राजनीतिक मदद दे रहा है। तुर्की की खुफिया एजेंसी जमात की वैचारिक और सैन्य मदद कर रही हैं। तुर्की ने ढाका में जमात का नया दफ्तर बनाने की जिम्मेदारी ली है। इसके लिए भारी भरकम फंड भी भेजा है। तुर्की ऐसा इसलिए कर रहा है ताकि भारत के पूर्वोत्तर में आतंक फैलाया जा सके। सूत्रों के मुताबिक खुफिया रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि ढाका में कथित तौर पर तुर्की के एक एनजीओ समर्थित इस्लामी समूह ने सल्तनत ए बांग्ला के बैनर तले एक नक्शा प्रकाशित किया है जिसमें तथाकथित ग्रेटर बांग्लादेश को बढ़ावा दिया गया है। इस मैप में म्यांमार का आराकान राज्य, बिहार, झारखंड, ओडिशा और भारत का पूरा पूर्वोत्तर इलाका शामिल है। यह नक्शा कथित तौर पर ढाका के विश्वविद्यालय हॉल में दिखाई गया, जहां बड़ी संख्या में छात्रों का आना जाना लगा रहता है। तुर्की की इस साजिश को भारत विरोधी प्लान से कैसे जोड़ा जा रहा है, यह भी समझ लेते हैं। कुछ दिनों पहले तुर्की दौरे पर जमात का नेता सादिक कयाम पहुंचा था, जबकि बांग्लादेश के एनएसए भी तुर्की के दौरे पर गए थे। सादिक कयाम को तुर्की में हथियार गोदामों और फैक्ट्रियों में ले जाया गया था, जबकि बांग्लादेश के एनएसए ने भी तुर्की में हथियार फैक्ट्री का दौरा किया था। आपको बताना जरूरी है कि तुर्की पैन इस्लामिक एजेंडे को साउथ एशिया में फैलाने की कोशिश कर रहा है। धार्मिक वर्कशॉप कराई जा रही है, स्कॉलरशिप बांटी जा रही है, इस्लामिक संस्थानों पर जमकर पैसा लुटाया जा रहा है। यह उसके सॉफ्ट टेररिज्म का हिस्सा है जो बिना गोली चलाए जिहादी सोच को पनपने देती है। भारत पर इसका क्या असर पड़ सकता है, इसे समझते हैं। वातावरण जो है वो इस तरह का है कि वो हमारे मित्र हैं, मित्र देश है। अब वो मित्र देश नहीं रहा, वो बार बार धमकियां दे रहा है और रेडिकल बनते जा रहे हैं। पाकिस्तान में तो वो बहुत समय से इसमें लगा हुआ है, रेडिकलिज्म में वो लगा हुआ है, तो इसलिए चिंता का विषय है। तुर्की एक बहुत बड़े आर्थिक संकट से गुजर रहा है और ऐसे में वहां की संसद में पिछले साल बाकायदा ये बात कही गई कि भारत से दुश्मनी मोल लेना ठीक नहीं है, क्योंकि इससे सिर्फ तुर्की का ही नुकसान हो रहा है। भारत एक बहुत बड़ा डिफेंस बायर, ऐसे में अगर भारत ने हमारा विरोध किया तो हमारा नुकसान होगा, ये तुर्की के कई सांसदों का कहना है। अब एर्दोगान इसको कितना सुनते हैं, ये देखने वाली बात।